अब रेजिस्टेंस दिया है, कैपा दिया है और सेल कांस्टेंट पूछा है, तो फिर बचता क्या है? ये मेरे पास रिलेशन है। मतलब सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या पूछा गया और क्या इंफॉर्मेशन दी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, दैट्स इट। ये तो शायद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था तब भी तुम कर देते। हो जाएगा H3। यस सर। F7, मतलब यही मैं बोल रहा हूँ अगेन, मुझे क्वेश्चन बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तुम्हें डाउट आ रहा है, यदि तुम सॉल्यूशन खुद से निकालोगे उसका, थोड़ा सा स्ट्रगल करके, थोड़ा सा फाइट मार के, थोड़ा सा थ्योरी से रिलेट करके, तो वो तुम लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे। देखो पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले लेक्चर हमने अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद लेक्चर नोट्स केमिस्ट्री में तो बहुत मैटर करते हैं। लेक्चर नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन खुद से करके देख ली जो क्लास में किए थे, यूनिट्स वगैरह कहीं मैटर करता है वो भी लिख के देख लिया। अब हम गए होमवर्क पर। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा। जब होमवर्क कर रहे हो, लेक्चर नोट सामने रखना है, बंद रखना है। हमें यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही कि इसमें कौन सा रिलेशन आएगा, क्या होगा, तो हम उतना पार्ट वापस से थ्योरी पे जाएं, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर नोटबुक बंद करें, फिर क्वेश्चंस करें। मतलब क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी जब हम ऐसा कुछ करेंगे ना, तो वो थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बट यदि हमने फाइट नहीं मारी, चलो अच्छा हमने तो पढ़ लिया, फिर भी हमें नहीं समझ आया, छोड़ो सर बताइए, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसकी डेप्थ क्या है। मतलब वो एग्जाम में भी शायद तुम वही क्वेश्चन में जाके अटक जाओ, और फिर बाय चांस उसके 10, 20, 30% क्वेश्चन जो नहीं बने, जो टीचर से पूछे तुमने, उन्हें खुद से फिर से ट्राई करो। तुम जब तक वो क्वेश्चन नहीं कर लोगे खुद से, तब तक नहीं छोड़ना है। मैटर बिल्कुल ये नहीं करता है कितने क्वेश्चंस करें, मैटर ये ज्यादा करता है कि जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कितना उसमें हम अपना इनपुट दे रहे। ओके, H3 के बाद F7। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों याद है, मैंने किया था। निकल ही ऑक्सीडाइज होगा और निकल ही रिड्यूस होगा। बताया F7 ऐसा क्वेश्चन है या नहीं हाँ बताया? सर, यही बताया था। हाँ यही बताया था। चेतना फिर क्यों डाउट है, कहाँ थी तुम उस दिन? सर उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम था ना। निकल ही ऑक्सीडाइज होगा, निकल ही रिड्यूस होगा। So there is no change in Na2 plus concentration। निकल का OP ज्यादा है, निकल का ही RP ज्यादा है, जितने भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। ठीक है, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। F7। F7 के बाद है F6। A certain electricity deposited this many gram of silver from this, what volume of hydrogen will be the same quantity of electricity liberated as Tp? हाँ थर्ड F6 में क्या डाउट है बताओ अथर्व। सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, कौन सा लॉ यूज आएगा? सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे। चलो अथर्व सेकंड लॉ का रिलेशन बोलो। अथर्व तेरा डाउट है तो बोल, बोल अथर्व। W upon E is constant sir। क्या उसका यही मतलब होता है? यस सर। अब F6 में तुझे वेट दे रखा है Ag का, इक्विवेलेंट वेट Ag का मैं बता देता हूँ, 108 अपॉन n फैक्टर 1 Ag प्लस। What volume of hydrogen will liberate? चलो वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 2/2 H2 can transfer to electron। So W2 आ गया, वेट आ गया, वेट आ जाएंगे तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे into 22.4। सर पर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन नहीं आएगा ना सर? सॉल्यूशन में हाइड्रोजन नहीं आएगा?
मतलब HgNO3 में हाइड्रोजन नहीं है बस। अरे AgNO3 में थोड़ी हाइड्रोजन है, वो तो क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट। वो तो पूछा है कि हाइड्रोजन को लिबरेट करना है, जितना इलेक्ट्रिसिटी तूने यहाँ पास की है तो इतना ग्राम ही हुआ है, यदि सेम इलेक्ट्रिसिटी तू हाइड्रोजन सेकंड वेसल को पास करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन कितना निकलेगा। ओके उस सर, वेसल गॉट इट गॉट इट। सेम वेसल का थोड़ी बोला गया है। F6 के बाद है F9। Electrolysis of a solution of HSO4 minus ions produces this, assuming 75% current efficiency. What current should be employed to achieve a production rate 1 mole per hour? चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो 1 मोल H2O8 2 माइनस बनाना है हमें, so number of equivalent moles into n factor। 1 mole n factor 1 mole can transfer 2 moles of electron, so यहाँ पर into 2 कर दिया इक्वल टू IT by F नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। करंट कैलकुलेट करना है, टाइम 1 आवर दे रखा है 3600 सेकंड, फैराडेज कांस्टेंट हमें पता है। ये करंट कौन सा आएगा बता दो, यूटिलाइज्ड या पासिंग थ्रू द सिस्टम? पासिंग थ्रू द सिस्टम। नहीं, यूटिलाइज आएगा। Utilize लेक्चर नोट्स में भी लिखा है, हम इतने मोल्स बन गए ना हमारे, तो बन गए मतलब कितना करंट यूटिलाइज हुआ है। दिस इज यूटिलाइज्ड करंट नॉट पासिंग। या पासिंग मतलब थ्योरेटिकल, तो पूरा थोड़ी यूज आ रहा है, उसका 75% यूज आ रहा है। यदि तुम यहाँ पे आई पासिंग लिखोगे तो यूटिलाइज विल बी 70% ऑफ दैट, 75% ऑफ दैट। तो यहाँ पे यूटिलाइज करंट आएगा, क्लियर, आई इंटू 75 बाय 100। तो अब ये आई हो जाएगा, इस वे में लिखोगे तो पासिंग थ्रू द सिस्टम, क्लियर। और सर आई लिखते हैं वो होगा यूटिलाइज्ड। कर लेना सॉल्व आई के लिए। श्योर सर। देन है I4 I3 I4। I3 calculate K for acetic acid 0.05 normal solution has equivalent conductance this। वैसे तो एसिडिक एसिड का इन फैक्टर 1 है, 1H प्लस रिमूव कर सकते हैं, तो नॉर्मलिटी मोलारिटी बोथ आर सेम। लैम्डा एम दे रखा है, लैम्डा एम इनफिनिटी दे रखा के पूछा है क्यों, बताओ मैं I3 क्वेश्चन। साइमा क्यों डाउट है, मतलब मुझे जैसे मैंने तुमसे बोला है थोड़ा सा तुम्हें फाइट करना है, मतलब यदि तुम खुद से करोगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि बताने लायक कुछ भी है। लैम्डा एम दिया है, लैम्डा एम इन्फिनिटी दिया है, के दिया है। यदि लेक्चर नोट्स पलट के देखोगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर नोट्स में मिल जाएगा, कुछ भी स्पेशल नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा है हमने, एज इट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या फॉर्मूला लिखा है लेक्चर नोट्स में, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोलरोसिस लॉ। Yes, sir. साइमा Yes, sir. तो फिर क्यों नहीं बना बताओ। सर वो आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए पूछ करवाओ रहा था। आंसर। सर मैं फिर से एक बार ट्राई कर लूंगी। देखो करेगा मैच, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ इसे इग्नोर कर देना। मतलब जो हम करते हैं हमेशा अल्फा को
7.36 by 390.7, तो इग्नोर कर ही देना और सॉल्व कर लेना। सी दे रखा है 0.05। यहाँ पे मोलारिटी नॉर्मलिटी दोनों सेम होगी, n फैक्टर इज 1। I4, the specific conductance of a saturated solution of AgCl at 25 degrees Celsius after subtracting the specific conductance of water is this। चलो केपा दे रखा है AgCl का, फाइंड solubility product। अगेन ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग इज स्पेशल इन दिस, एज इट इज लेक्चर नोट्स में I4 भी। मतलब यदि तुम पहले लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन जब करोगे लेक्चर नोट्स नहीं कुछ क्लिक हो रहा है तो लेक्चर नोट्स को रेफर करना है, ताकि तुम क्वेश्चन से जब थ्योरी पे जाओगे तो एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे, अच्छा इसे क्वेश्चन में ऐसे यूज किया जाता है। क्या हमने लिखा है, for spelling insoluble salt, one of the application of Colros's law, Kepler by 1000 upon molarity which is equal to solubility। इस क्वेश्चन में I4 में तुम्हें केपा दे रखा है 2.28 10⁻⁻6 सेंटीमीटर यूनिट में। लैम्डा एम हमें दे रखा है क्वेश्चन में 138, वो भी सेंटीमीटर वाले यूनिट में, और मोलारिटी निकालना है। एक बार मोलारिटी आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गया, उसका स्क्वायर कर देना, AB टाइप का सॉल्ट है। lambda m and lambda infinity both are same for sparingly soluble salt। हो जाएगा आदित्य अंकित अभी ये क्वेश्चन? यस सर। C4, using the delta G for the reaction, calculate the EMI for the cell reaction this। The number of electrons involved in the reaction is 12। C4, नयन मुझे ये बता, C4 में क्या उन तीनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से डिजायर्ड रिएक्शन पे जा सकते हैं हम? यस सर। किस यदि डिजायर्ड रिएक्शन पे चले गए तो उसी टाइप से हम डेल्टा जी को एरिया सब्सट्रैक्ट करके डिजायर्ड डेल्टा जी आ जाएगा। हाँ सर। और एक बार डेल्टा जी आ गया तो फिर इतना सा करना है, डेल्टा जी इज माइनस NFE, और E कैलकुलेट करना है, N दे रखा है 12। आया समझ में? यस सर, समझ गए। पहले डेल्टा जी निकालो, उसको माइनस NFE से इक्वेट कर दो। इसके बाद था D5 का C। नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है D5 के C में। नेक्स्ट इक्वेशन लिखकर Zn2 प्लस निकालना है। EMF दे रखा है 1.6 और Ag प्लस दे रखा है 0.1। E cell equal to E naught cell, which is E naught RP of cathode minus E naught RP of anode, वो आ जाएगा 1.56 0.06 ले लो roughly by 2 log of Zn2 plus product reactant Ag plus, वो दे रखा है। EMF दे रखा है, E naught के लिए दोनों वैल्यू दे रखे हैं, Zn2 plus पूछा है, Ag plus is also given, सॉल्व कर लेना। ठीक है? यस सर। अथर्व क्या लिखा है? H2 not H3। सर H2 डाउट है, H3 डाउट नहीं है ऐसा। और जब मैं H3 बता रहा था तो तूने पूछ टाइम क्यों नहीं बोला फिर? मुझे लगा किसी और का डाउट होगा सर, क्योंकि मैंने F6 F9 इस ऑर्डर में आपको डाउट भेजे थे ना।
H2. The equivalent conductance of 0.1 normal solution of MgCl2 is this. A cell with electrodes that are 1.5 centimeter square surface area, 0.5 centimeter apart, filled with MgCl2. How much current will flow when the potential difference? चलो इंफॉर्मेशन पहले तो लिखते जाते हैं हम क्या क्या दिया है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है लैम्डा n 97.1, 0.01 नॉर्मल MgCl2 का. L by A हमें दिया है लेंथ 0.5, एरिया 1.5, that is 1/3 per centimeter. How much current will flow in the potential differences? V is given 5 volt और पूछा है I का वैल्यू. Ohm's law, V equal to IR. ठीक है, V दिया है, I पूछा है रेजिस्टेंस. यहां से मतलब हमें रेजिस्टेंस निकालना है. रेजिस्टेंस होता है रो L by A. सो L by A भी हमारे पास, रो नहीं है, रो को लिख सकते हैं 1 by केपा. केपा के लिए क्या दिया है हमें? लैम्डा n. लैम्डा n इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी. हो जाएगा क्या अभी ये, या पूरा सॉल्व करना है? हो जाएगा सर. जब भी हमें क्वेश्चन नहीं क्लिक हो रहा है, पहले तो इंफॉर्मेशन लिखो. दी न्यूमेरिकल है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क किया तो अपने आप क्लिक होगा. बी दिया है, ये दिया है, मतलब देखकर ही काफी बार क्लिक हो जाता है. क्योंकि आई डोंट थिंक ये फॉर्मूले में नहीं ध्यान हो. काफी इजी से फॉर्मूले हैं जो हमने मतलब गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं पूरे कंडक्टेंस में. नेक्स्ट H2 के बाद H1 में डाउट है क्या? कल नहीं, H1 is similar to this, सिमिलर ही दिख रहा है. उसमें रेजिस्टेंस दिया है, मोलारिटी दे रखी है, डिस्टेंस LA दे रखा है और केपा पूछा है. केपा एंड लैम्डा एन, मतलब यही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. उसमें रेजिस्टेंस दिया है और केपा पूछा है. ये दोनों दिए. फर्स्ट पार्ट केपा निकालना है, उसको यहां रखना है, फिर लैम्डा एन निकालना है. ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज आएंगे. इवन ये वाला पार्ट भी यूज नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले H1 में. देन हो गए सारे. इफेक्ट हो गया ना? इफेक्ट तो सर इफेक्ट हो गया. चलो कंप्लीट. पार्ट 1 किसी का कुछ पेंडिंग रह तो नहीं गया अभी? क्या चले हम आगे पार्ट 1 से अभी? Now you can type your doubts of part 2 fast. Doubts of part 2. अच्छा, एक पीटीएम रखना है तुम्हारा, कब रखा जाए बताओ? संडे इज ओके? क्या संडे ठीक है पीटीएम के लिए? यस सर. संडे छुट्टी भी रहती है और संडे शायद तुम्हारा टेस्ट भी नहीं है, तो बेटर है संडे रख लेते हैं हमें. सर इस संडे टेस्ट नहीं. इस संडे टेस्ट है क्या कोई पेंडिंग? मतलब मेरे पास नहीं है मैसेज. हाँ सर. नहीं, तुम्हारा तो कोई मैसेज नहीं आया. थर्ड संडे क्या तुम्हारा भी है? हाँ सर. हाँ सर, कोर्स हाँ प्लानर में सर. दिया है सर. अरे कोर्स प्लानर तो चेंज हो गया. कोर्स प्लानर तो क्या करे उसका तो हम
तुम्हारे क्या अब तक जो टेस्ट हो रहे हैं कोर्स प्लानर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं क्या? रिजल्ट सर पे नहीं। अपडेट नहीं हुआ है सर। नहीं है मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं है कोटा से, मतलब होता तो अभी तक कभी का आ चुका होता। 11 के टेस्ट हैं इस वीक में, तो होप इस संडे ना होके शायद नेक्स्ट संडे रहा हो और होगा फिर वो शायद। तो अब तक तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। तो ये पीटीएम ऑफलाइन ना, ऑनलाइन की बात नहीं चल रही है, ऑफलाइन की, मतलब तुम्हें सेंटर आना होगा पेरेंट्स के साथ। अनिकेत का मैसेज, सर नया प्लानर भेजो ना। नया प्लानर मेरे पास नहीं है अनिकेत। होता है कोविड सिचुएशन में जैसा लास्ट ईयर था, अच्छी बात यह है हम लास्ट ईयर से इस बार एक तो तुम्हारा एआरआर आ रहा है, टेस्ट कोटा से एकदम रेगुलरली हो रहे हैं, बट यस जो प्लानर उन्होंने डे 1 पे दिया था उस प्लानर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, उस प्लानर से डेविएशन हो रहा है, क्योंकि अगेन वो ऑफलाइन के लिए डिजाइन किया गया और फिर ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, सिलेबस थोड़ा सा स्लो चलता है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी वो क्या करते हैं, 10 दिन पहले अराउंड सिलेबस शेयर कर देते हैं, इस डेट पर ये टेस्ट है, मतलब वो जो प्लानर दिया है उसमें थोड़ा सा डेट का चेंजेस होता है, डेट सिलेबस थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है। बाकी कुछ क्यूमुलेटिव, कुछ पार्ट टेस्ट, कुछ एडवांस, कुछ मेंस, कुछ हमारे हो ही रहे हैं, तुम देख रहे होंगे रेगुलर। तो प्लानर मेरे पास भी कोई फिक्स नहीं, और जो प्लानर है पुराने, मतलब जो तुमसे शेयर भी शायद ग्रुप पे किए होंगे या नहीं किए होंगे, वो प्लानर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हें दे भी दूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है सर। सर पीटीएम ऑफलाइन है? ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं बात कर रहा हूँ। पीटीएम सेंटर पे आना है तुम्हें, मतलब अभी मिलना है हमें तुमसे। ऐसा ही संडे को जैसे एक बैच का पीटीएम रखा गया था 11th के, तो मतलब हम यही टारगेट करें कि एटलीस्ट एक महीने में एक बार सारे बच्चों से हम मिल लें, और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि सारे 25-26 स्टूडेंट एक साथ आएंगे। जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें जब फिर जैसा टाइम मिलता है पर्सनली फिर वो आके मैसेज करके मिल लें, बट होप 25 में से शायद 18, 17, 18, 19 बच्चे तो आ जाएंगे। चलो मैं एक बार आज सारे टीचर से डिस्कस करके तुम्हें कॉल आएगा पेरेंट्स को, तुम्हें नहीं आएगा, पेरेंट्स को ही आएगा डायरेक्ट, जैसा भी होगा वो पता चल जाएगा फिर। ओके हम थे पार्ट 2 पर। D2 ABCD। D2, the measured EMF of the cell is 1 volt. What is the value of X? नर्स इक्वेशन क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया D2? चेतना नहीं हो रहा है ऐसे। चल गाइड करते जा, क्या करना है सबसे पहले, ये रिप्रेजेंटेशन दिया है H2 H plus pH is given 5.03 double bar Ag plus X molar then Ag। क्या सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, बैलेंस रिएक्शन, हाँ सर। वो रिएक्शन बैलेंस में करूँ तो रिएक्शन बोल दे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, H2 plus Ag plus giving Ag plus 2H plus। नेक्स्ट इक्वेशन बोल दे, E naught minus 0.059 by N log H plus H plus into Ag plus upon H2 का concentration। बोल रही है इनटू, क्या इनटू, सॉलिड का इनटू करेगी, क्या करेगी? हाँ नहीं सर वो 1 हो जाए। H plus power 2 upon Ag plus power 2 into pressure of hydrogen। यार हाइड्रोजन का प्रेशर आई थिंक 1 दे रखा है, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, पावर 2 है, ये पावर 2 को आगे ले लो, कैंसिल हो गया। अब बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसके आगे, नेक्स्ट इक्वेशन के आगे। हाँ सर हो जाएगा।
इसको माइनस सेपरेट कर लेना, माइनस log ऑफ H प्लस PH लिख देना, Ag प्लस निकाल लेना। हाँ सर। D2 के बाद है D5। रिएक्शन खुद से होगा या नहीं होगा, दो तरीके हैं। ई सेल कैलकुलेट कर लो, पॉजिटिव आना चाहिए, क्लियर, या फिर इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होना चाहिए सो दैट रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 1 होगा, H2 सब कुछ, मतलब रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट में कम। इसका जो रिएक्शन होगा D5 का कंसंट्रेशन सेल है H2P1 2H प्लस, अच्छा H प्लस तो 1 ही दे रखा है, तो नेट रिएक्शन H2P1 गिविंग H2P2। H2 का ऑक्सीडेशन एट एनोड, H2 का रिडक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे H2 प्रोड्यूस होगा, H2 कंज्यूम होगा एनोड पर। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब P1 P2 से ज्यादा होगा। यदि P1 ज्यादा है तभी तो फॉरवर्ड जाएगा ना, P1 कम होने लगेगा। either you can go through Nast equation, रिलेशन यही आएगा P1 greater than P2। आया समझ में? मैंने D4 कर दिया शायद, हाँ सर। और D5 भी सिमिलर है, उसमें प्रेशर सेम दे रखा है। चलो प्रेशर सेम दे रखा है तो जस्ट अपोजिट H प्लस एट कैथोड वो दे रखा है हमें 10 to the power minus 2 मोलार, H प्लस एट एनोड वो दे रखा है 10 to the power minus 1 मोलार। ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, D5 में ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो ये कम हो, ये ज्यादा होगा तो अपने आप फॉरवर्ड जाएगा, बट यहाँ तो कम दे रखा है 0.01 0.1, तो रिएक्शन तो बैकवर्ड आने लगेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आया समझ में? और नस्ट इक्वेशन से जाना चाहते हो पूरा चले जाओ, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा फॉर स्पॉन्टेनिटी। हाँ सर क्लियर है। देन H1 which of the following curve represent the variation of lambda m with root c? AgNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फर्स्ट वाला कर्व लैम्डा m वर्सेस रूट c। आंसर कुछ और दे रखा है क्या इसका? H1 का क्या आंसर है? ए। तो क्यों डाउट क्यों फिर? कोलोरस लॉ के पहले वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन याद है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन एक ऑन सीजर इक्वेशन भी लिखा था, डी बाय हैकल ऑन सीजर इक्वेशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बी ऑप्शन आएगा। क्यों डाउट है आदित्य? H1 समझ में आ गया अभी? यस सर। लेक्चर नोट्स में देख पा रहे हो कहां पे लिखा है? यस सर। ठीक है, इसके बाद है F4 from अथर्व। Salt A, salt B, salt C were electrolyzed using same amount of charge F4 W1 by E1 W2 by E2। अथर्व इतना समझ में आता है क्या हमें? F4 में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, फ्रेडेस सेकंड लॉ। यस चलो 4.5 ग्राम ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या हम लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलार वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन n फैक्टर। तो मोलार वेट इतना है, इसका n फैक्टर n1 ले लेता हूं मैं। W2 2.7 ग्राम अपॉन मोलार वेट 27 into n factor, molar weight of C which is 9.6 upon molar weight 48 into n factor। अब n1 n2 n3 के वैल्यू बताने हैं हमें। पहले तो डेसिमल कैंसिल कर दो सारी जगह, ये आ गया 3n1, ये आ गया n2, दिस वन इज 2n3। ये तीनों इक्वल कब होंगे? जब ये 2 ये 6 और ये 3 हो जाए। क्लियर है 2 into 6 6 2 into 3 6 263 is the final answer। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। F4 के बाद है B7। KCl can be used in the salt. KCl cannot be used where Cl minus can give some precipitation reaction,
PbCl2 precipitate बनेगा, KCl can be used, AgCl precipitate बनेगा, क्लियर। और हाँ, तो पहले केस में AgCl precipitate बनेगा, बी ऑप्शन में PbCl2 precipitate हो जाएगा, डी ऑप्शन में PbCl2 precipitate हो जाएगा। सी में यूज कर पाएंगे जहां पे वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर पार्थ? यस सर। I4 तो क्लास में किया था, क्या करते हो तुम? सर आंसर मैच में करता है उसमें। डी ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या I4 में? क्या दिया है? आंसर क्या है? सर डी कैसे है? मैंने स्क्रीन पे करके बताया था, मुझे तो याद भी आ रहा है, लास्ट लेक्चर में शेयर किया था स्क्रीन पे क्वेश्चंस। देखो, BaCl2 H2SO4 HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन x1 x2 x3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले तो एक काम करो, मोलार कंडक्टेंस निकालो BaSO4 का, ठीक है। BaSO4 का मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 x1, BaCl2 को ऐड किया, H2SO4 x2 उसको भी ऐड कर दिया, तो BaSO4 आ गया BaCl2 प्लस H2SO4 से एक्स्ट्रा क्या आ गए, 2H प्लस और 2Cl माइनस, तो HCl को माइनस कर दो, 2 टाइम्स कर दो। क्या इतना समझ में आता है क्या? हमें मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 इज BaCl2 प्लस H2SO4 माइनस 2 of HCl। यस सर। ओके, इसका n फैक्टर बता कितना है? 2। आंसर सर अभी ठीक है। सर BaSO4 में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम नहीं आएगी? क्यों आएगी? n फैक्टर अलग है तो सेम क्यों आएंगी? मोलार सर सब में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी बाय 2, n फैक्टर 2 है ना, चार्ज 2 है उसका। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब उतने अमाउंट का कंडक्टिविटी जिस जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे, ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, +2 -2। I4 के बाद है D6। The EMF of a concentration cell consists to zinc electrode 1/4 and 1/16. Concentration cell E cell equal to E naught, which is 0 minus 0.059 by 2 log of 1/4 upon 1/16. Then Zn2 plus at anode upon Zn2 plus at cathode कर यस देना सर। रिएक्शन को शेड्यूल, एक 1/16 एक 1/4। यस सर। E3 the two aqueous solution AgNO3 and LiCl were electrolyzed using platinum electrode. The pH of the resulting solution will reaction predict करना है। AgNO3 अलग और LiCl अलग। Ag प्लस रेड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, पानी वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, pH कम होगा, तो पहले में तो डिक्रीजेस आएगा। LiCl में Cl माइनस का ऑक्सीडेशन और H2O का रिडक्शन, तो OH माइनस बनेगा, डी ऑप्शन सही होगा। रिएक्शन प्रेडिक्ट करो, एक केस में वाटर ऑक्सीडाइज होगा AgNO3 में और LiCl में वाटर रिड्यूस होगा, तो वाटर के रिडक्शन पे OH माइनस बनता है। बेसिक मीडियम pH इंक्रीजेस और H2O के ऑक्सीडेशन में H प्लस बनता है, pH डिक्रीजेस। ठीक है, नयन E3 J1 20 ml KOH solution was titrated with 0.2 mole per liter H2SO4 solution in the conductivity cell. The concentration of KOH 15 ml H2SO4 ऐड करने पर
इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। एट दैट पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल टू OH माइनस। तो मोलारिटी कितना है 0.2 H2SO4 का। कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया 15। एक H2SO4 में कितने H प्लस है 2। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू 2 मोल्स ऑफ H प्लस आ गए। अब इतने ही OH माइनस होने चाहिए। सो वॉल्यूम दे रखा है 20, मोलारिटी कैलकुलेट करना है, इसका एन फैक्टर है 1 क्योंकि उसमें KOH में एक OH माइनस है। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी मोल्स ऑफ KOH इनटू 1 मोल्स ऑफ OH माइनस, मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू 2 मोल्स ऑफ H प्लस। इनके लिए सॉल्व कर लेना। एनी रिमेनिंग डाउट इन पार्ट 2? Complete everyone? लक्षिका, मनीष, निशांत, प्रणव, प्रथमेश, तुम्हारे तरफ से कोई भी डाउट नहीं है? किए नहीं किए तुम लोगों ने सॉल्व? विधि? यस सर। आयुष, अनुरूप, कोई भी डाउट नहीं है तुम्हारी तरफ से अब तक? कितना सोल्व किया आयुष, कितना सोल्व किया तुमने? आयुष, कैन यू हियर मी? यस सर। कितना सोल्व किया है? सर मेरे वो कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहे थे तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। चलो पार्ट 3 F9। How many Faraday charge is required for cell reaction? How many Faraday? कितने moles of electron transfer? 2 moles of H2O8 2 minus formed from concentrated H2SO4 solution and 1 mole of O2 formed at anode is 1/4 of mole of H2. ये बाद में क्या? and 1 mole of O2 formed at anode is 1/4 of mole of H2 at cathode. ठीक है, वो बात की इंफॉर्मेशन शायद एक्स्ट्रा दे रखी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे 1/4 मतलब वहां पर बनेगा 4 मोल्स H2। आंसर 8 फैराडे आएगा इसका। क्या दे रखा है आंसर? वही दिया है सर। मतलब वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दोनों से निकाल सकते हो। चलो मैं पहले बेसिक इंफॉर्मेशन से निकालता हूँ। 2 मोल H2O8 2 माइनस बनाए तो इसका तो पहले हमें रिएक्शन याद रखना है। सल्फेट से जब कंसंट्रेटेड सल्फेट होता है, हमने रिएक्शन लिखा भी है, H2O8 2 माइनस बनता है 2, इसका इन फैक्टर है 2। कितने H2O8 2 माइनस बने? 2 मोल्स। यदि ये 2 मोल्स बने हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे? 4 मोल यहां पर। अब पता है, सुनना थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक है। यहाँ पे सल्फेट कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में सल्फेट तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है, at the same time some part of water is also undergoing oxidation change. Clear? water का जो OP है वो H2SO4 से काफी ज्यादा है, बट इसका ज्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण ये रिएक्शन हो रहा था, बट स्टिल नाउ वाटर, सम पार्ट ऑफ वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। मतलब कुछ मोल एनोड पे ये ट्रांसफर करेगा, कुछ मोल वाटर ऑक्सीडाइज होगा वो ट्रांसफर करेगा। कितने O2 बन रहे हैं? 1 मोल। चलो O2 का ऑक्सीडेशन, H2O का ऑक्सीडेशन रिएक्शन O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 मोल बना है तो इसके कितने मोल बनेंगे? 4 मोल
इलेक्ट्रॉन के टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आ गया? 4 + 4 8 हो गया है क्या यहाँ पर? सो 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब 8 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट ओके? सर मतलब कैथोड पे 2 रिएक्शंस होगी क्या? कैथोड पर मतलब एनोड पर 2 रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर नहीं, ये दोनों ऑक्सीडेशन है एनोड पर। और पता है बहुत सारे रिएक्शंस में हमने अभी तक ये प्रेडिक्ट किया है कि कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड है, बट बहुत केसेस में कुछ मेजर रिएक्शंस होती हैं, कुछ माइनर रिएक्शंस होती हैं। इस केस में जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, कंसंट्रेटेड है तो ये भी ऑक्सीडाइज होता है, और दोनों कंपेरेबल होते हैं। पर सर टोटल ट्रांसफर्ड at anode equivalent of this plus equivalent of this 8 moles of electrons are transferred, 8 farad electricity। इसको मैं another way में कुछ ऐसे भी मैंने कर सकता हूं, 1 mole O2 at anode which is 1/4 of the mole of H2। अब कैथोड पे तो सिर्फ वाटर रेड्यूस हो रहा है, कैथोड पे तो दूसरा ऑप्शन है नहीं रेड्यूस होने का, वाटर या H + H2 बना रहा है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। सो इसका 1 मोल बना है O2 का, तो H2 का उन्होंने दे रखा है 4 मोल, 1/4 है उसका। अच्छा 4 मोल हाइड्रोजन यदि बना है, 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो इससे बन सकता है या फिर इससे बन सकता है। दोनों ही केस में n फैक्टर H2 का 2 होगा। 1 मोल H2 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, टोटल 4 बन रहा है, तो 4 × 2 8, वहां से भी जा सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुड रिमेन सेम, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी बात वाली। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम एसओपी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो H2 की बहुत ज्यादा होती है ना SO4 से, क्योंकि वो यहाँ पर है ना जो भी दे रखा है कंसंट्रेटेड दे रखा है। जब कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, इट इज नॉट गुड टू डील विथ E0 वैल्यूज। और इवन मुझे शायद ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है, चेक करो एक बार लेक्चर नोट्स पलट के, क्या लिखा है फॉर कंसंट्रेटेड H2SO4। यस सर। तो कंसंट्रेटेड जहां वर्ड दे रखा है, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस टू फॉर्म दिस सब्सटेंस टेट्रा, इसको क्या बोला जाता है, पर ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये प्रोसेस है इसे बनाने का। सर सुनो बोलो। सर कोई कोई क्वेश्चन में वहां पे गिवन होता है कि H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से मार्शल्स एसिड बन रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे दोनों रिएक्शन कंसिडर करनी होगी क्या? डिपेंड्स क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिपेंड करेगा। यहाँ तो मुझे दे दिया है O2 बन रहा है, बट हाँ बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा रिएक्शन होते हैं, पैरेलल रिएक्शंस होते हैं, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होते हैं। वो डिपेंड करेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में दोनों यूज करते हैं वो। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा क्वेश्चन था F9। F9 के बाद है D9। मैं सेक्शन F की पूरे कर लेता हूं, पहले कुछ और भी दिखते हैं तो मुझे। F6 what when molten lithium chloride is electrolyzed, lithium metal is formed at cathode. If current efficiency is 75%, then how many grams of lithium are liberated when this many coulomb charge pass through the cell? F6 number of equivalent, weight by equivalent weight, IT by F या Q by F कर दो, क्योंकि चार्ज दे रखा है और ये चार्ज है यूटिलाइज्ड। हमने सिस्टम से पास किया है F6 में चार्ज 1930 कूलम्स, जिसकी 75% एफिशिएंसी है। तो ये तो हो गया 1930 पासिंग, यूटिलाइज हुआ उसका 75%। फ्रेडेस कांस्टेंट 96500। वेट हमें क्या दिया है F6 में, क्वेश्चन क्या पूछा है,
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिथियम आर लिबरेटेड, वही पूछा है। इक्विवेलेंट वेट लिथियम का मोलार वेट बाय n फैक्टर Li प्लस हो जाएगा। अभी अंकित आदित्य सॉल्व इसे कर लोगे आगे? यस सर। So W by E equal to Q by F. F6 F सेक्शन F हो गया। F6 के बाद ठीक है, F6 इतना ही था। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन E पर। सेक्शन E2 E2, how many of the following ion 1 mole each present in a separate cell will be deposited completely in their aqueous solution as metal, solid or gas when 3 Faraday charge is passing through electrolysis? सर देखो इसमें क्या दिया है E2 में, हम E2 क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। एक मिनट मुझे बोलने दो फिर बोलना तुम। E2 में if we pass 3 mole of electrons 3 Faraday charge, then for how many of them 1 mole will be deposited? How many of the following ion 1 mole each present in a separate cell in the aqueous solution as metal, solid or gas when 3 Faraday charge is passed through electrolytes? So completely deposit होना चाहिए। रिएक्शन प्रेडिक्ट करना होगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा when we are passing the charge, क्या इन्हीं का रिडक्शन हो रहा है या पता चला वाटर का रिडक्शन हो रहा है। एक्वस सॉल्यूशन है तो यदि वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो फिर तो क्वेश्चन में वो खत्म ही हो जाएगा, ये डिपॉजिट नहीं होंगे। तो हमें रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है। Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिर्फ हमें ये आइडिया होना चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ऊपर होता है, नीचे होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो यार मेटल है तो डेफिनेटली Fe3+ से 0 पे नहीं जाएगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो यार कितना होता है Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल, लिखा होगा टेबल में। कितना होता है देखो, वाटर से कम होता है। कितना होता है वैल्यू बताओ। लिखा था नहीं लिखा था? Fe2+ का लिखा था Fe3+ का। हाँ सर वहाँ पे मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है ऐसे बोला है। वाटर तो वहाँ पे आएगा नहीं। अरे वहां बोला है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आयन 1 मोल ईच प्रेजेंट इन सेपरेट सेल विल बी डिपॉजिटेड कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में व्हेन वी पास 3 फैराडे चार्ज कौन सा कंप्लीटली डिपॉजिट होगा, ये बताना है हमें। तो पानी क्यों नहीं आएगा, पानी तो दे ही रखा है ना। हम लिखे ना लिखे पानी तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना ही है जिसको होना है, तो राइट। सर तो फिर वहाँ पे Fe3+ Al3+ वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आंसर में दे रखा है। मैं नहीं समझा तो क्या बोलना चाह रहा है। सर अभी अगर वहाँ पे वाटर पिक्चर में आएगा तो Fe3+ रिड्यूस हो ही नहीं पाएगा, तो फिर वाटर ही रिड्यूस होगा, तो Fe3+ आंसर नहीं आएगा ना। Fe3+ क्यों रिड्यूस नहीं होगा, क्या रीजन है उसका? E0 वैल्यू कितना है Fe3+ का? E0 वैल्यू निकालो Fe3+ से Fe0 में जाने का, वाटर से ज्यादा उसका आरपी आएगा। और तुम यदि देखोगे टेबल पेज नंबर 7 पे दे रखा है बुकलेट में, H2O का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है -0.83, Fe3+ से Fe2+ जाने के लिए दे रखा है 0.77 और Fe2+ से 0 जाने के लिए दे रखा है -0.44। इवन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी जाओगे ना तुम, तब भी तुम्हारा वैल्यू -0.83 से तो ज्यादा ही आ रहा है। +3 से +2 +2 से 0 दोनों ही उससे ज्यादा है, तो ओवरऑल एवरेज तो ज्यादा आना ही है। N1 E1 + N2 E2 upon N1 + N2 0.77 +2 times of -0.44 upon 3, तो
क्यों नहीं होगा रिड्यूस, वाटर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। आया समझ में? यस सर। ऐसे सारे केसेस तुम्हें चेक करने हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता सबकी, बट यदि एग्जैक्ट वैल्यू का एग्जाम में यूज आए तो देंगे, अदरवाइज कंपैरिजन जरूर पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है नाइट्रेट तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर। Al3+ रिड्यूस नहीं होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, तो इसे क्रॉस चेक करना है बस तुम्हें। हाँ, ये डेफिनेट है कि हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, तो वो तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर बचा जो 2 मोल चार्ज का क्या होगा, 2 मोल चार्ज, 2 फैराडे चार्ज यूटिलाइज होगा वाटर को रिड्यूस करने में। ठीक है, चलो E2 के बाद है सेक्शन E। सेक्शन E का कोई और डाउट नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हम सेक्शन E के बाद सेक्शन I पर। I4 for saturated solution kappa is given AgCl का and that of H2 is used। तुम देखोगे यहाँ पे AgCl का केपा, सॉल्यूशन का केपा दे रखा है और वाटर का अलग से दिया है। lambda m for AgCl is given, then the solubility of this। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक डिफरेंट यहाँ पे थिंग यूज आई है, मैं बताता हूँ इसे बोर्ड पर। kappa of solution is kappa of solute plus kappa of solvent। अब क्वेश्चन आता है सर वाटर कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? सम पार्ट ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H+ and OH-, that H+ and OH- can conduct electricity, definitely the amount of H+ OH- is very very less। so ये जो सॉल्वेंट होता है काफी कम होता है। हम पता है काफी बार हमें केपा दिया होता है सॉल्यूशन का, हम उसे सॉल्यूट लेके ही सॉल्व कर देते हैं और वो अप्रोक्सीमेशन बहुत केसेस में सही भी है। तो यार जब तक हमें ये ना दिया और ये दोनों कंपेरेबल ना हो, हमें इसका यूज नहीं करना है। इस फॉर्मूले में यदि ये सॉल्यूशन का है लैम्डा m, केपा सॉल्यूशन का होगा अपॉन मोलारिटी सॉल्यूशन की हो, मतलब दोनों का ऐड करके अलग अलग हमें करना होगा। ये सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट का, तो फिर हम केपा सॉल्यूट की जगह सॉल्यूशन दिया होता है वही रख देते हैं यहाँ पर, बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस। स्पेशली ये कब इग्नोर नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बहुत कम होगा। यहां से भी बहुत कम आयंस मिल रहे हैं, जैसे वाटर से कम आयंस मिलते हैं, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया या बहुत ज्यादा वीक एसिड वीक बेस हो गए, उस सिनेरियो में कंसंट्रेशन एसिड बेस का बहुत कम हो गया 10 to the power -6 -7 के ऑर्डर में, तब फिर तुम इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमें तुम देखोगे वाटर का और सॉल्यूशन का केपा कंपेरेबल है, तो पहले तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्वेंट दिया है, माइनस करो, सॉल्यूट निकालो और सॉल्यूट को यहाँ पे रखो। इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम वैसे? I4 था। 4 एडवांस में मान के चलो यदि कोई अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो इसका यूज आ सकता है। अब तुम्हें 2 केपा दे रखे हैं, एक केपा निकाल लेना, लैम्डा m इंफिनिटी दे रखा है और सॉल्युबिलिटी पूछा है, सो सॉल्युबिलिटी इज केपा into 1000 by lambda m infinity, sparingly soluble salt। चलो I4 हुआ, इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन H पर। H3 resistance of a conductivity cell filled with a solution of an electrolyte of concentration this। ये तो क्वेश्चन, निशान कैन यू हियर मी निशान? यस सर। ये क्वेश्चन क्लास में किया है हमने H3 और इतना भी लिखा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद है? एग्जैक्ट सेम नंबर, कोई डिफरेंस भी नहीं था नंबर में। किया है कि हमने H3 क्वेश्चन क्लास में? हाँ सर। स्क्रीन पे शेयर किया था और मैंने बताया भी था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे पूरा सॉल्व किया, यूनिट कन्वर्जन वगैरह सब कुछ चेक करो अपने लेक्चर नोट्स, तुमने लिखा भी होगा निशान। हाँ सर, हो जाएगा।
मेनली यूनिट कन्वर्जन को लेकर था, जब मैंने कंडक्टेंस पढ़ाया था उसके जस्ट बात कराए थे 2-3 क्वेश्चन, उनमें से एक था। D9, a cell reaction zinc plus 2Fe3 plus giving this works at 25 degrees Celsius with the cell EMF 1.2 volt and at 45 degrees Celsius with the cell EMF this. सेल EMF दे रखा है 25 डिग्री पर 1.2, 45 डिग्री पर 1.718. Delta S not to be constant in this temperature range. The calculate delta S not. एक हेडिंग लिखो अपने लेक्चर नोट्स में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF. ये शायद नहीं हुआ था, एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF जल्दी से लिख लो, छोटा सा एक हेडिंग है, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन. Temperature coefficient of EMF, it is the rate of change of EMF with respect to temperature. दो अलग अलग टेम्परेचर पे EMF का डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर का डिफरेंस. If we change the temperature by 1 unit, then what is the change in EMF? ये होता है temperature coefficient of EMF. d delta G by dt equal to minus NF delta E by delta T. दोनों तरफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये इक्वेशन देखा है क्या हमने पहले कभी? यस सर. यस सर. देखो, यस सर. डेल्टा G इसको रख दो माइनस NF सेल, डेल्टा H एज इट इज रहने दो, क्या माइनस T डेल्टा S. अच्छा, डेल्टा S और डेल्टा G गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. कुछ याद आ रहा है? D डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट क्या था? डेल्टा S और डेल्टा G में क्या रिलेशन था? डेल्टा S इक्वल टू यहां से याद है ना, dpp कांस्टेंट प्रेशर पे ये टर्म 0, S हो जाएगा माइनस dg बाई dt. S का ये वैल्यू था और डेल्टा S का वैल्यू आया था माइनस d डेल्टा g बाई dt गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. कुछ याद आ रहा है ये वाला डेरिवेशन? यस सर. तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा S को माइनस d डेल्टा g बाई dt, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. इज दैट ओके? minus NF cell delta H as it is plus T d delta G by dt को रख दो ये वाला वैल्यू माइनस NFT d by dt. ठीक है, और यदि यहां पे नॉट है तो यहां भी नॉट, इस वे में आ जाएगा. चलो, ये तो एक जनरल हेडिंग हो गई, इतना ही तुम्हें करना था. गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ EMF ऑफ सेल. अब हमें दे रखा है 2 E दे रखे हैं. यदि हम D9 क्वेश्चन पे जाएं,
डेल्टा एस माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी, इसको लिख दो माइनस एन एफ ई, सो माइनस माइनस प्लस एन एफ डेल्टा एस इज दिस, इसको लिखा माइनस एन एफ ई एन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एफ डी बाई डी टी E2 minus E1 upon T2 minus T1, change in EMF upon change in temperature. This is the application of thermodynamics in electrochemistry. इसका आंसर आ रहा है किलो जूल पर केल्विन में 4.998 क्लोजेस्ट टू 5 सॉल्व करने पर। क्लियर है D9? सार्थक, साइमा, नयन? यस सर। यस सर। चलो, किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो बता दो। एनीथिंग पेंडिंग इन पार्ट 3? नेक्स्ट लेक्चर तक ट्राई करो कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 अच्छे से खत्म करो। काफी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन अभी जितना टाइम है 10 मिनट का जे एडवांस के कराता हूँ प्रीवियस ईयर के। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 13 जे एडवांस 2017, क्वेश्चन नंबर 13। अभी करना है। मैं पूरा डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट लेक्चर जो 2-3 दिन बाद। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, हम कर लेना सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 13 करना है, पेज नंबर 50 जे एडवांस 2017 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है।
बताओ मैं या कर रहे हो? हो गया हो सर। गया सर। हो भी गया, गुड। हो गया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट वाला ट्राई कर लो। Thirteen question, the conductance of 0.0015 molar aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell. The distance between electrode is given, cross sectional area is given, the conductance of the solution was found to be this. The pH of the solution is this. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid is, तो हमें कैलकुलेट करना है इसका lambda m infinity। देखो वैसे मेरी प्रैक्टिस है थोड़ा, तो शायद मुझे क्वेश्चन पढ़ते से क्लिक हो रहा है कि हाँ क्या इंफॉर्मेशन दी है और क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बट स्टार्टिंग में मे भी पॉसिबल कि तुम्हें नहीं क्लिक हो रहा है, तुम सारे वैल्यूज लिख लो कि मोलारिटी दे रखी है, एल दे रखा है, ए दे रखा है, कंडक्टेंस दिया है, तो तुम्हें क्लिक होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? मुझे इतना पता चल रहा है इसमें लैम्डा इंफिनिटी निकालना है। अब सबसे पहले तो मैं लैम्डा पे आ जाता हूँ, केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। केपा के लिए हमें कंडक्टेंस दे रखा है G इक्वल टू केपा A बाय L, ये रिलेशन है हमारे पास। सो G कितना दिया है हमें 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू L कर दो, लेंथ 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी 15 इंटू 10 टू द पावर -4। लैम्डा निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हम। सो -4 ऊपर जाएगा +7, ये +3 -4 -7 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 40। सो लैम्डा आ रहा है हमारा 40 सेंटीमीटर वाला यूनिट में। अब हमें लैम्डा इंफिनिटी दे रखा है, यहाँ पे यूनिट्स थोड़े से मिसप्रिंट है ना, वो साइमन पर सेंटीमीटर, वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब हमारे बुकलेट में मिसप्रिंट है। अब आते हैं हम अल्फा पर। अच्छा पीएच कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 4। Can we say that pH is 4 means H plus is 10 to the power -4 और H plus होता है C अल्फा। इनडायरेक्टली तुम्हें अल्फा यहाँ पे दिया है 10 to the power -4 अपॉन C। C का वैल्यू है 15 into 10 to the power -4, so 15 into 10 to the power -4। यहाँ से हमारे पास अल्फा आ गया 1/15। अल्फा is also lambda m upon lambda m infinity which is given 1/15। so lambda m आ रहा है हमारा 40, lambda m infinity निकाल लो, 40 into 15, 15 4 जा 60, 600। क्लियर? सो यहाँ पे lambda m infinity आ जाएगा तुम्हारा 13 क्वेश्चन में 600, z का वैल्यू आ गया 6। समझ में आया? यस सर। लैम्डा आ गया, pH दे रखा है, उससे अल्फा निकालो और अल्फा को यहाँ से रिलेट किया। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों का एप्लीकेशन था यहाँ पर। एक डिसेंट क्वेश्चन था, ना बहुत ज्यादा लेंथी था, बस थोड़ा सा स्ट्राइक करना था कहाँ पे क्या करना है। इज दैट ओके? यस सर। वैसे मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, सबसे पहले तुम एक्सरसाइज 3 कर लो, तुम्हें एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे मतलब टफ नहीं है, बट कैसे कॉन्सेप्चुअली रिलेट किया जाता है। तो एक्सरसाइज 3 पहले कर लो, और एक्सरसाइज 3 में भी तुम्हें कोई डाउट नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के पहले ही मैं ट्राई करूंगा कि तुमने यदि आज भेजा तो मैं शाम को इसका भेज दूं। ठीक है? तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पहले सॉल्व कर लो, पार्ट 2 सॉल्व कर लो, उसका डाउट्स कुछ आता है मुझे पिक्चर भेज दो उसका, बट ट्राई करना 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं कि बस भेजते ही जा रहे हो। ठीक है? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 2 करना, बट नेक्स्ट लेक्चर तक सब कुछ कंप्लीट करना है।